वेलकम टू आरजीपीपी कंटेंट। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एवोल्यूशन और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें टाइप्स या एवोल्यूशन में पढ़ें तो इसके 9 एवोल्यूशंस मेन ऑफ हैं और इसके ये सब एवोल्यूशन मतलब ये टिपिकली ऐसे भी आ सकता है कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम समझाओ, या फिर ये इस तरह से भी आ सकता है कि इनको अलग अलग से समझाया, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप ऑफ ओएस ये जो है अलग से भी क्वेश्चन बन जाता है, बैच प्रोसेसिंग अलग से बन जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे सो दैट अगर ये अलग आते हैं तो हम उनको अलग से भी टैकल कर पाएँ, और इन केस अगर ये ऐसे आ जाएंगे तो हम इस तरह से भी आरजीपीवी में लिख पाएँ। तो देखो, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में फर्स्ट क्या है, सीरियल प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसर, डेस्कटॉप सिस्टम, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी देखेंगे सीरियल प्रोसेसिंग। तो सीरियल प्रोसेसिंग क्या होता है, तो इट परफॉर्म ऑल द इंस्ट्रक्शंस इनटू अ सीक्वेंस मैनर। जैसे एक इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद एक इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद एक इंस्ट्रक्शन, मतलब जैसे लाइन वाइज इंसान लगे हुए हैं, तो एक का काम पहले, फिर बाद में दूसरे का, फिर तीसरे का, इस तरीके से काम जो करता है वो क्या होता है, सीरियल प्रोसेसिंग होता है। तो सीरियल प्रोसेसिंग क्या करता है, हर एक इंस्ट्रक्शन को कैसे करता है, सीक्वेंस वाइज में परफॉर्म कर लेता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सीरियल प्रोसेसिंग। इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यूज़र, जो इंस्ट्रक्शन यूज़र देता है वो फीफो मैनर में जमते हैं, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, इसको बैर मशीन भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बैर मशीन। प्रोग्राम डायरेक्टली इंटरेक्ट किससे करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर से। यूज़र कैन नॉट बी एबल्ड, तो यूज़र किससे एबल नहीं होता, तो एंटर डाटा नहीं कर सकता। एक बार अगर सीरियल मैनर में जम गए सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस, तो अब वो यूज़र फिर से एक और इंसर्ट नहीं कर सकता। ये है सीरियल प्रोसेसिंग। अब बात करेंगे हम मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम की। तो नेक्स्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करेंगे, देखो जो शेयर क्या करेंगे, सीपीयू को क्या कर लेंगे, शेयर करेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास दो जन है, क्या है, दो मैन है, एग्जाम्पल लेंगे। तो देखो, एक क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म फिल कर रहा है और दूसरे आपके सिग्नेचर ले रहा है। तो आप क्या करेंगे, पहले इससे फॉर्म को फिल करवाएंगे, फिर इसके बाद सिग्नेचर। तब तक दूसरा इंसान वेट करेगा क्या, नहीं। इसमें क्या होगा कि दूसरा इंसान अपना फॉर्म फिल करवाने लगेगा जब तक आप सिग्नेचर करोगे। फिर आप सिग्नेचर करके हट जाओगे तो ये सिग्नेचर करवाने पहुंच जाएगा। तो इस टाइप से जो होता है वो होता है मल्टी प्रोग्रामिंग। तो मल्टी प्रोग्रामिंग क्या करता है, शेयर करता है सीपीयू को। ठीक है, जब दो से ज़्यादा प्रोग्राम रिसाइड करते हैं हमारी मेमोरी में, तो वो क्या करता है, एट सेम टाइम, इट इज़ नोन एज मल्टी प्रोग्रामिंग। तो इसमें क्या होगा, शेयर करेंगे। जैसे ओएस में प्रोग्राम 1 2 3 हैं, तो अब ये प्रोग्राम में क्या होगा, देखो इस प्रोग्राम में ये होगा कि अगर हमारे पास एक के पास अभी सीपीयू, फॉर एग्जांपल अभी ये सीपीयू है प्रोग्राम प्रोसेस 1 के पास। अब प्रोसेस 1 को क्या करना है, इनपुट लेने जाना है। जब तक ये इनपुट लेने जाएगा तब तक प्रोसेस 2 का ये क्या कर लेगा, सीपीयू ले लेगा और थोड़ा सा एग्जीक्यूट कर लेगा। जब फिर ये बिजी हो जाएगा तो फिर क्या होगा, तब तक ये होल्ड पे स्टेट पे चला जाएगा। इस तरीके से होता है मल्टी प्रोग्रामिंग। तो ये क्या करता था, इंक्रीजेस सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो जो सीपीयू एक ही प्रोसेस में फंसा हुआ था, अब वो क्या करेगा कि जब तक एक प्रोसेस ने थोड़ा सा इनपुट लेने गया, जब तक क्या करेगा, ये दूसरी प्रोसेस का थोड़ा सा काम कर देगा। तो इस तरीके से सीपीयू यूटिलाइज भी होगा और हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। तो देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जॉब प्रोग्राम इनटू मेमोरी। देखो, सीपीयू ऑलवेज हैज़ वन टू एग्जीक्यूट। देखो, तो सीपीयू के पास हमेशा क्या होगा, वन जॉब, यहाँ पे जॉब लिख लेना। तो सीपीयू ऑलवेज हैज़ वन जॉब टू एग्जीक्यूट। तो सीपीयू के पास हमेशा क्या रहेगी, हर टाइम में एक ना एक जॉब रहेगी एग्जीक्यूट करने के लिए। इन दिस ओएस पिक्स अप। तो इसमें क्या होता है, ओएस ने एक पिकअप की और एग्जीक्यूट करने लगी एक जॉब, ठीक है, फ्रॉम मेमोरी। जब ये जॉब क्या करने लगेगी, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन लेने लगेगी, तब तक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, स्विच कर लेगा, मतलब दूसरी प्रोसेस के पास, अनदर जॉब के पास चला जाएगा और फिर सीपीयू क्या करने लगेगा, वहाँ शेड्यूल करने लगेगा। फिर जब वो वाली फ्री होगी तो इसको देख लेगा। तो इस तरीके से सीपीयू बिजी भी बना रहेगा और हमारा एफिशिएंसी भी बनी रहेगी।
बात करेंगे एडवांटेज की, तो देखो हाई एंड एफिशिएंट सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है, एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन होता है। डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो सीपीयू शेड्यूलिंग रिक्वायर्ड होती है, इसमें सीपीयू शेड्यूल करे ये रिक्वायर होता है, मेमोरी मैनेजमेंट हो ये भी रिक्वायर होता है। अब देखो इसका डायग्राम देख लेते हैं, बहुत ईजी है। देखो हमने यहाँ पे प्रोग्राम वन लिया, प्रोग्राम रन कर रही है, फिर थोड़ा सा वेट कर रही है, इधर वेट करने में क्या कर रही होगी, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कर रही होगी, फिर रन कर रही है, फिर इनपुट आउटपुट लेगी, फिर रन कर रही है ना। जैसे हम लोग फॉर्म फिल करते हैं तो पहले एक पेज खुलता है, उसमें शायद आपका नाम, ईमेल आईडी और लॉगिन मांगे, फिर आपका फिर नेक्स्ट पेज होगा तो नेक्स्ट पेज में और एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन मांग ले। तो इस तरीके से जब वो इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेगी तब ये क्या होगा, तो ये जो देखो जब ये रन कर रहा है तो ये सीपीयू लिए हुए है, तो ये क्या करेगी, प्रोग्राम टू वेट कर लेगी, ठीक है। फिर जब ये वेट पे होगी तो ये सीपीयू किसका काम करने लगेगा, इसका काम करने लगेगा। फिर ये जब रन हो रही होगी तब ये वेट कर लेगी कि रुक जाएंगे हम, ठीक है। फिर जब ये वेट स्टेट पे होगी तो ये क्या करने लगेगा, रन करने लगेगी। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रोग्राम का वर्क चलता है और इसमें सीपीयू शेड्यूलिंग चाहिए पड़ता है। तो देखो इसमें प्रोग्राम 3 भी है, तो देखो प्रोग्राम अब ये वेट वाली थी तो ये रन करने लगी। इस तरीके से क्या चलता है, कंबाइंड फॉर्म में देखें तो हमारी ये जो है ना सीपीयू एक के बाद एक ऑपरेशन परफॉर्म करते जाता है, तो सीपीयू खाली भी नहीं बैठता है, तो हमारा सीपीयू का एक बेटर यूटिलाइजेशन मल्टी प्रोग्रामिंग में दिखता है। अब बात करेंगे मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की। तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम क्या होता है, तो देखो इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल और टाइटली कपल्ड, इसको बोलते हैं पैरेलल और टाइटली कपल्ड सिस्टम, ठीक है। अ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्रोसेसर्स, तो ये क्या कंसिस्ट करता है, सेवरल प्रोसेसर्स। मतलब इसमें क्या था, इस मल्टी प्रोग्रामिंग में एक सीपीयू था जो कि स्विच कर रहा था। अब इसमें क्या होगा, इसमें प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा मतलब अगर प्रोसेस भी ज़्यादा है तो उसके लिए मल्टी प्रोसेसर भी ज़्यादा है, मतलब सीपीयू भी इसमें ज़्यादा है। तो ये क्या करेंगे, एक शेयर करेंगी कॉमन फिजिकल मेमोरी, क्या करेंगे, एक शेयर करेंगी कॉमन फिजिकल मेमोरी, जैसे कंप्यूटर, बस सिस्टम, क्लॉक्स, ये सब के सब ये क्या करेंगे, शेयर करेंगी। और यहाँ पे मल्टीपल सीपीयू कनेक्टेड रहते हैं, वो भी किससे, देखो इंटरकनेक्शन नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मल्टीपल सीपीयूज होते हैं जो कि हर एक सीपीयू हर एक ना एक प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा होता है। इस वजह से ये क्या होता है, ये भी एक टाइप का सिस्टम होता है जिसमें फास्ट वर्किंग चलती है, क्योंकि अब इसके पास क्या है, इसके पास काफ़ी सारे प्रोसेसर्स हैं। तो जब काफ़ी सारे, जैसे आप सोचो कि एक इंसान है जो आपका काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान अभी एक पेज राइट कर पाता है, अब आपके पास ऐसे ही 10 इंसान होंगे तो 10 पेज राइट कर पाएंगे ना। तो ऐसे ही क्या है, एक सीपीयू रहेगा तो वो एक ही प्रोग्राम प्रोसेस कर पाएगा। वैसे ही अगर 10 सीपीयू होंगे, है ना, मल्टीपल सीपीयूज होंगे तो क्या होगा, मल्टीपल प्रोसेस कंप्लीट हो पाएंगे। तो यही करता है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। अब इस मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में ऑल द प्रोसेसर वर्क्स ऑन एन ऑपरेटिंग सिस्टम अंडर अ सिंगल देखो इसमें सिंगल ओएस होता है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही होगा, प्रोसेसर मल्टीपल होंगे, ठीक है, पर क्या होगा, सिंगल ओएस होगा। तो अभी हमने बात कर ली मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो एडवांटेज क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ सेवरल टास्क हो जाता है, वो भी किससे, डिफरेंट प्रोसेसर से, है ना, काफ़ी ज़्यादा सीपीयू से हमारा क्या होता है, काफ़ी सारे प्रोसेसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। और इंक्रीज़ क्या कर देता है, सिस्टम थ्रूपुट, मतलब सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। अब क्या हुआ, तो देखो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, मल्टी प्रोसेसर, मेमोरी एक ही है और सीपीयू n नंबर ऑफ सीपीयू कनेक्टेड है और बस क्या है, एक ही शेयर हो रही है इसमें, ठीक है। तो ये होता है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम का डायग्राम। अब इसके एडवांटेज का नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो देखो बिकॉज ऑफ रिसोर्स शेयरिंग, ये क्या करता है, रिसोर्स शेयरिंग करता है मल्टी प्रोसेसर में, तो ये क्या हो जाता है, चीप हो जाता है। क्या हो जाता है, ये चीप हो जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे सिस्टम एक साथ वर्क करने लगते हैं। देखो स्पीड क्या हो जाती है, एग्जीक्यूटिंग टाइम की स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि देखो इतने सारे इंसान लगे हैं तो ऑब्वियसली काम जल्दी हो जाएगा। सब टास्क जो है रन्स पैरेलल, देखो जो भी छोटे छोटे काम है वो एक साथ ही चलते हैं। जैसे एक प्रोसेसर क्या कर रहा होगा, एक काम कर रहा होगा, दूसरा काम कर रहा, तो ये सारे के सारे टास्क क्या होते हैं, रन्स पैरेलल इन डिफरेंट प्रोसेसर, ठीक है। अब बात करेंगे इंक्रीजिंग सिस्टम्स रिलायबिलिटी एज सिस्टम फेलियर विल नॉट अकर,
है ना। तो सिस्टम क्या करता है, रिलायबिलिटी बढ़ा देता है। अब बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस की। इसका डिसएडवांटेज ये है कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हो, चाहे टास्क शेड्यूलिंग हो, मेमोरी मैनेजमेंट हो, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन हो, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, क्योंकि अब इतने सारे सीपीयू ये लिया रहेगा, तो अब किसके पास कौन सा टास्क बजाएंगे, कौन सा कब ये परफॉर्म करेगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाती है। इस वजह से इसका डिसएडवांटेज क्या है, टास्क शेड्यूलिंग। अब मेमोरी मैनेज कैसे करेगा, किसके पास कौन सी मेमोरी गई, यही थोड़ा सा इशू बन जाएगा, तो ये इसका डिसएडवांटेज होगा। अब बात करेंगे हम डेस्कटॉप कंप्यूटर की। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है, देखो डेस्कटॉप कंप्यूटर मतलब होता है कंप्यूटर डेडिकेटेड टू अ सिंगल यूज़र। इसमें क्या होगा, एक सिंगल ही यूज़र होगा। जैसे हम लोग जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वो क्या होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर। इसमें हम क्या करते हैं, एक ही यूज़र एक टाइम पे वर्क कर सकता है। ऑल्सो कॉल्ड एज पर्सनल कंप्यूटर। तो ये क्या होता है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग द सीपीयूज एंड पेरिफेरल डिवाइसेस यूटिलाइजेशन। तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे पहले हम क्या कर रहे थे प्रीवियस में कि हम सीपीयू को बढ़ा रहे थे या फिर पेरिफेरल को यूटिलाइज कर रहे थे, अब क्या करेंगे, हम एक इंसान के लिए एक सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, है ना। सिस्टम आर डिज़ाइन फॉर मैक्सिमाइजिंग यूज़र कन्वीनियंस। तो यूज़र कन्वीनियंस और रिस्पॉन्सिवनेस को देखेंगे, है ना। अब हम यूटिलाइजेशन नहीं देखेंगे, अब क्या देखेंगे, कन्वीनियंस है या यूज़र नहीं है। दीज आर माइक्रो कंप्यूटर। ये क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है, स्मॉलर एंड लेसर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो देखो मेन फ्रेम कंप्यूटर से तो ये छोटे ही कंप्यूटर होते हैं, तो ये क्या है, ये माइक्रो कंप्यूटर है जो कि स्मॉलर और लेसर और लेस एक्सपेंसिव। ये लेस एक्सपेंसिव भी होते हैं किससे, मेन फ्रेम कंप्यूटर से। अभी हमने आपको एक पॉइंट नहीं पढ़ाया है, टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग का एक हमने अलग से नोट्स प्रिपेयर करके रखे हैं, वो अलग से इस वजह से क्योंकि आपके लिए ये शॉर्ट नोट्स में भी आ जाता है और डिस्ट्रीब्यूटेड भी आपको अलग से क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं। तो हम ये क्या करेंगे, अलग से एक डेप्थ वे में कवर अप करेंगे, सो दैट अगर ये अलग से क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम इनको कंप्लीट कर लेंगे, और अगर टाइप्स में आए तो आप इनको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख सकते हैं, शॉर्ट एंड क्रिस्प। तो हम इसी वीडियो में क्या कर लेंगे, इनका एक इन डेप्थ भी कवर अप कर लेंगे और टाइप्स ऑफ सिस्टम्स भी कर लेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लाएंगे यूनिट 2 से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। तो इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे, तो ये इसको क्या बोलते हैं, लूजली कपल्ड सिस्टम या फिर बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है जिससे काफ़ी सारे सीपीयूज कनेक्ट होते हैं। ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस सिस्टम, है ना। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस आर ओएस, देखो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस आर ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर अ नेटवर्क ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर। तो ये क्या करते हैं, ऑटोनोमस कंप्यूटर मतलब एक अकेले इंसान, मतलब जैसे अभी अपन ने पढ़ा था ना, तो ये इंडिविजुअल कंप्यूटर जो अलग अलग कंप्यूटर्स हैं उनको कनेक्ट करते हैं, वो भी कैसे, कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा। कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसा होता है, जैसे अगर आप लोग इंटरनेट यूज़ करते हो तो देखो अलग अलग कंप्यूटर्स को मतलब अगर अपन रख भी लेंगे तो ये क्या होता है, इंटरकनेक्शन हो जाता है ना, और थ्रू अ मैसेज पासिंग, ठीक है, मैकेनिज्म। इंडिपेंडेंट सिस्टम पासिस देयर ओन मेमोरी यूनिट एंड सीपीयू। तो देखो इनके इंडिपेंडेंट सिस्टम्स होते हैं जो अपने पास क्या करते हैं, पोजेसेस इट्स ओन मेमोरी, उनकी खुद की मेमोरी यूनिट सीपीयू होते हैं। यूज़र कैन एक्सेस फाइल्स और सॉफ्टवेयर विच आर नॉट एक्चुअली प्रेजेंट ऑन दिस सिस्टम। तो यूज़र क्या कर सकता है, वो फाइल्स और सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकता है जो उसके सिस्टम में प्रेजेंट है ही नहीं। वो कैसे, जैसे अगर हम देखो, अगर हम गूगल, यूट्यूब या इन सब चीज़ों पे, जैसे गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, इन सब चीज़ों पे कोई भी हमें फाइल वीडियो कुछ भी चाहिए पड़ती है तो वो हमारे फ़ोन में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होती, पर अगर हम सर्च करें तो वो हमें मिल सकती है और हम एक्सेस कर लेते हैं। तो यही होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कि हमारा एक फ़ोन अगर हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल भोपाल में है, तो दूसरा फ़ोन अगर हमारा सागर में है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को एक वीडियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑडियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये एक नेटवर्क से ये क्या बना लेता, कम्युनिकेशन बना लेता, और वो क्या एक्सेस कर सकता है, फिर वो फाइल्स और सॉफ्टवेयर एक्सेस कर सकता है जो उसकी
खुद के फ़ोन में प्रेजेंट नहीं है ना। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, अल्फ़ा और टर्नेट। ठीक है, तो ये ओएस सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कंप्यूटेशनल लॉजिक के बेस पे रहता है। तो देखो इसमें क्या है, एडवांटेजेस क्या है, रिसोर्स शेयरिंग फैसिलिटी होती है, फेलियर ऑफ वन सिस्टम विल नॉट अफेक्ट। देखो अगर कोई एक सिस्टम फेल कर लेता है तो दूसरा सिस्टम बिल्कुल फेल नहीं करेगा, क्योंकि जैसे अगर आपका एक फ़ोन बिगड़ गया, अब आप मैसेज भेजना था तो क्या हुआ, आपका दूसरा फ़ोन तो ठीक ही रहेगा ना। तो ये है सिस्टम आर इंडिपेंडेंट। तो ये सिस्टम क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे अगर एक फ़ोन ख़राब होगा और दूसरा फ़ोन नहीं ख़राब होगा तो उस पर कोई इफेक्ट जा रहा है ना। जैसे आपको एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में वीडियो भेज रहे थे, ठीक है, अब ये फ़ोन ख़राब हो गया तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, पड़ेगा। तो लोड ऑन होस्ट कंप्यूटर रिड्यूसेस। तो लोड किसके ऊपर, होस्ट कंप्यूटर के ऊपर रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि अगर आपके पास आपको कोई फॉर एग्जांपल फिजिक्स वाला या अनअकैडमी या किसी भी प्रोफाइल से आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए थे, या फिर कोई भी चीज़ चाहिए थी, डाउनलोड ड्राइव्स, ये सारी चीज़ें चाहिए थी, तो अब आप क्या करेंगे, आप सिंपली जाएंगे गूगल से पढ़ के और आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। अब वही चीज़ अगर आपके पास वही कॉपीज़ के पूरे इमेजेस आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में होती, तो एक टाइप का ये मतलब एक स्पेस जनरेट करता है आपके फ़ोन में। अब आप क्या कर सकते हो, आप 2 मिनट क्रोम, चैट जीपीटी इन सब का यूज़ करके आप इनको जल्दी एक्सेस भी कर सकते हो और आपकी स्टोरेज भी नहीं भरती। तो इसी तरीके से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस काम करता है। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओएस। ठीक है, तो इसका क्या होता है, देखो अगर फेलियर मेन नेटवर्क कर गया, अगर मेन कंप्यूटर ही फेल कर गया तो क्या करेंगे, सच विल स्टॉप, है ना, फिर तो पूरा कम्युनिकेशन ही ख़राब हो जाएगा। जैसे अगर एक मेन कंप्यूटर था, मेन कंप्यूटर था और यहाँ पे 4-5 कंप्यूटर थे जो इससे कनेक्ट कर रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे, फॉर एग्जांपल ये 4-5 कंप्यूटर थे। अब लेकिन यही ख़राब हो गया जो कि हमें क्या प्रोवाइड कर रहा था, सारी चीज़ें एक्सेस करवा रहा था, अगर यही ख़राब हो गया तो दिक्कत है। तो दे आर एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या रहते थे, एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स, एब्सेंस ऑफ शेयर मेमोरी, ग्लोबल क्लॉक, ये सारी चीज़ें इसमें रहती थी। अब हम बात करेंगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, देखो रन्स ऑन सर्वर एंड प्रोवाइड्स द सर्वर कैपेबिलिटी। तो ये क्या करते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे रन करता है, सर्वर्स पे रन करता है, और क्या करता है, सर्वर की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। देखो ये क्या कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, टू मैनेज डेटा, किस किस को मैनेज करता है, डेटा को, यूज़र को, ग्रुप को, सिक्योरिटी, एप्लीकेशन एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शंस। तो ये किस किस को मैनेज कर सकता है, डेटा, यूज़र, ग्रुप। तो आपको कैसे लिखना है, तो टू मैनेज, देखो इट प्रोवाइड्स द सर्वर ऑफ कैपेबिलिटी टू मैनेज डेटा, यूज़र, ग्रुप, सिक्योरिटी, एप्लीकेशन एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शंस। और ये इसका डायग्राम रहेगा। देखो ये एक सर्वर है जिससे कितने क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं, 4 क्लाइंट। जैसे आपके यहाँ पे अगर एग्जांपल में माने तो जैसे फाइबर लगा होता है, जैसे किसी के यहाँ पे जियो एयरटेल फाइबर लगा होता है, तो इससे कितने सारे फ़ोन्स, लैपटॉप्स कनेक्ट होके क्या कर लेते हैं, वर्क कर लेते हैं। तो इसी तरीके का ये होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये उसमें क्या होता है, नेटवर्क ओएस अलाउ फाइल शेयरिंग, क्या क्या, प्रिंट एक्सेस, तो ये सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। और ये मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं, वो भी किससे, लोकल एरिया नेटवर्क, LAN से, है ना। तो इसमें क्या होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल शेयर हो जा सकती हैं, प्रिंटर एक्सेस हो सकता है, और ये सारी की सारी चीज़ें होती किससे हैं, तो ये होती है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क से। हेयर ऑल दीज आर अवेयर ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर प्रेजेंट। तो लेकिन हमें जैसे अगर हमारे फाइबर में मतलब पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो हमें पता होता है कि कितनी चीज़ें हमसे कनेक्ट हैं। इसी तरीके से ये नेटवर्क ओएस होता है जिसमें ये पता होता है, यूज़र को पता होता है कि ये जो है हमारा सिस्टम कितनी और सिस्टम से कनेक्ट है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मैक OS, यूनिक्स और लिनक्स। ठीक है,
अब बात करेंगे हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा जल्दी फॉर एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा जल्दी वर्क करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि कभी कभी मिसाइल जो रहती हैं वर्क करती हैं तो वो कितनी विद इन सेकेंड्स का काम करती हैं। तो मतलब एक क्विक रिस्पॉन्स देने वाला काम कौन करता है? रियल ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जैसे एग्जांपल में है कि कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इमरजेंसी वार्ड है तो वो क्या करेगा? अगर हम जैसे इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर होते हैं तो वो क्या करते हैं? क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हमारी ज़रूरतों को मतलब क्विक रिस्पॉन्स करता है हमारी जो भी शेड्यूल्ड डेडलाइन है उसके अंदर, है ना। और इसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यूज़र कन्वीनियंस हो और रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी उसी के साथ हो जाए। तो ये हमारा है क्या? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव्स। अब अगर बात करें तो देखो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वन। ये क्या होता है? रियल वन होता है जो कि इनपुट और आउटपुट को रिस्पॉन्ड करता है बहुत ही ज़्यादा तेज, दैट इज़ बहुत ही ज़्यादा क्विकली रिस्पॉन्स करता है। रियल टाइम सिस्टम सजेस्ट, देखो रियल टाइम क्या होता है? सिस्टम क्या करता है? स्ट्रिक्टली परफॉर्म्स करता है। जैसे मिसाइल सिस्टम्स में वर्क करना होता है तो हम क्या करते हैं? स्ट्रिक्टली वो करते हैं, जितना भी हमें रिस्पॉन्स करना होता है काफ़ी ज़्यादा जल्दी करते हैं। जैसे कि कभी कभी हमने देखा होगा जैसे 108 मतलब ये जो हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स भी क्या करते हैं? क्विकली रिस्पॉन्स करने चाहिए। ऐसे जो भी पुलिस लाइन नंबर्स होते हैं वो भी क्विकली रिस्पॉन्स करने चाहिए। इसी तरह से होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आजकल तो चैट जीपीटी भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स करता है। तो सेम होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात कर लेते हैं टाइम शेयरिंग की। तो टाइम शेयरिंग क्या होता है? टाइम शेयरिंग से पहले बता दें कि अगर आप आज के ही दिन में अगर आप 500 हिट करवा देते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, सो आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर दैट। अगर इन केस अगर आप नहीं करवाते तो फिर अभी वीडियोस मतलब एक मोटिवेशन नहीं मिलता है फॉर व्हाट वी आर अपलोडिंग, राइट, फॉर व्हाट वी आर गेटिंग। अगर हमें इन केस वो लव सपोर्ट ना मिले तो वी आर ऑल्सो गेट डिमोटिवेटेड। सो कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट मोटिवेशन हमारा भी बना रहे और हम आपको बिल्कुल सेम एज नोट्स प्रोवाइड करते रहें। कल भी आपका जो ओएस का पेपर रहा उसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंस मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स हमने जो कवर अप किए वो सारे के सारे कवर अप आए भी थे। जैसे हमने किया था LRU, ये सारी की सारी चीज़ें आई भी थी उसमें। तो अब पढ़ते हैं टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग क्या होता है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग इज़ अ मेथड ऑफ अलाउिंग मल्टीपल इंडिविजुअल एट अ डिफरेंट टर्मिनल्स टू एक्सेस द सेम कंप्यूटर सिस्टम साइमल्टेनियसली। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि टाइम शेयर कर लेते हैं। जैसे अगर हम कभी कभी होता है जैसे अगर आपने फ़ोन में तो फिर भी थोड़ा वो काम, अगर आपने लैपटॉप में देखा होगा तो लैपटॉप में हम जो ये डिवीज़न कर लेते हैं ना, तो डिवीज़न करने में क्या होता है कि कभी कभी हम उसी टाइम पे सेम टाइम पे हम यूट्यूब चला रहे होते हैं, उसी टाइम पे हम गाने सुन रहे होते हैं। तो ये जो सबके सब टाइम शेयरिंग पे ही चलते हैं। जैसे टाइम शेयरिंग में क्या होता है कि हमें क्या करना था? कैलकुलेटर चलाना हो रहा था, फिर उसके बाद हम सीधा क्रोम पर चले जाते हैं, फिर क्रोम से सीधा यूट्यूब पे सर्च कर जाएंगे। तो ये जो है ना वो हमें फास्टली रिस्पॉन्ड कौन कर रहे हैं? हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिस्पॉन्ड कर रहा है, पर किस बेसिस पे? वो होता है टाइम शेयरिंग। ठीक है, तो ये है टाइम शेयरिंग क्या करता है। ये टाइम शेयरिंग है। मैनी प्रोसेसेस आर असाइंड। इसमें क्या होता है? मैनी प्रोसेस असाइन होते हैं और उसमें कंप्यूटर रिसोर्स क्या बांट देता है इनको टाइम स्लॉट्स में। ठीक है, अब वो टाइम शेयर करते हैं। क्या करते हैं? जो प्रोसेसर होता है वो टाइम शेयर करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। तो देखो प्रोसेसर टाइम स्प्लिट्स, है ना। तो प्रोसेसर का टाइम क्या होगा? अब स्प्लिट हो गया कि अब हमें कौन कौन सा काम कितने कितने सेकंड के लिए करना है। तो इट इज़ डब्ड अ टाइम शेयरिंग ओएस। तो ये क्या होता है? एक डब्ड टाइम शेयरिंग ओएस हो जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? टाइम शेयरिंग ओएस कहते हैं। दिस द इंडिविजुअल प्रोसेसेस हैव सेट टाइम स्लाइस। तो देखो हर एक इंडिविजुअल प्रोसेस के पास क्या होता है? अपना अपना टाइम होता है और उतनी ही देर वो क्या होती है? प्रोसेस होती है। इट्स प्राइमरी गोल इज़ टू इम्प्रूव इंटरेक्टिव रिएक्शन। तो इसका गोल क्या होता है कि हम इंटरेक्टिव रिएक्शन
परफॉर्म करें, रिएक्शन टाइम। जैसे अगर देखो, अगर हम दो इंसान के पास जाएंगे, देखो अगर हम फॉर एग्जांपल दो इंसान के पास गए, मानते हैं कि दो इंसान के पास हम जा रहे हैं और फिर हम देखते हैं टाइम शेयरिंग कैसे कम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे दो इंसान के पास गए, ठीक है, तो ये है एक ए इंसान और एक है ये बी इंसान। इसके पास भी चार इंसान वैसे ही खड़े, इसके पास भी चार इंसान खड़े हुए हैं लाइन से कि मेरा काम कर दो, मेरा काम कर दो। तो अब ये क्या कर रहे हैं, इन सब से क्या कर रहे हैं, इन सब से पूछता जा रहा है इनका। देखो पहले इसने लिया तो एक बार में सभी का नेम लिख लिया, फिर एक बार में सभी की क्लास पूछ ली, फिर एक बार में सभी का और भी इंफॉर्मेशन ले ली जो भी इसको नीड थी। अब और एक ये इंसान क्या कर रहा है, पहले इससे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेगा और इसका फॉर्म फिल कर देगा, फिर इससे फॉर्म फिल करेगा, फिर इससे इससे फॉर्म फिल करेगा। तो लगेगा कौन सा अच्छा, लगेगा ये वाला अच्छा ना, कि सभी के सभी क्या हो रहा है, एक साथ काम चल रहे हैं। हाँ, पहले इसने बता दिया कि आप अपने अपने नाम लिखो, तो सब अपने अपने नाम लिखने लगे, फिर अपना अपना लॉगिन करने लगे। तो इस तरीके से ये क्या होगा कि सबको लगेगा कि हाँ ये मेरी भी बात सुन रहा, मेरी भी बात सुन रहा। तो ये जो ए वाला है जो अच्छा से रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा इंटरेक्टिव रिएक्शन टाइम, है ना। तो इसी तरीके से मल्टीटास्किंग या मल्टी टास्किंग को ही क्या बोलते हैं, टाइम शेयरिंग। तो ये इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि हम इस चीज़ को, ये जो बी वाले कॉन्सेप्ट को, इसको हटा सकें, ठीक है। तो इसमें जो यूज़र रहते हैं वो क्या कहते हैं, स्विच करते जाते हैं। जैसे अभी यूज़र 5 क्या है, यूज़र 5 स्विच कर गया, फिर थोड़ी देर बाद क्या है, यूज़र 4 को स्विच कर गया, फिर मतलब ये जो CPU है ऐसे गोल गोल परफॉर्मेंस कर लेगा। पहले यूज़र 1 की बात सुन लेगा, फिर 2 की बात सुन लेगा, फिर 3 की बात, फिर ऐसे करके पहले सबसे बात सुन लेगा, फिर उसका कोई सॉल्यूशन निकालेगा, फिर उसका ऐसे तरीके से ये साइकिल ऑपरेट होती जाती है। तो ये जो है ये डायग्राम हो गया मल्टीटास्किंग का और टाइम शेयरिंग दोनों का ही डायग्राम हो गया ये। अब बात करेंगे फीचर्स ऑफ टाइम शेयरिंग। तो टाइम शेयरिंग के फीचर्स कहते हैं क्या क्या होते हैं। तो देखो यूज़र क्या होता है, बेनिफिट, देखो इसकी बेनिफिट की थोड़ी सी रॉन्ग है। बेनिफिट क्या होता है, फॉलोइंग एडवांटेजेस होते हैं। जैसे ऑल ऑपरेशंस, अगर सारे के सारे ऑपरेशन हैं तो यूज़र क्या करता है, सेट कर देता है टाइम, सेट्स टाइम, और फिर वो टाइम क्या होता है, यूटिलाइज करेगा और फिर सेम कंप्यूटर काम करेगा, है ना। तो देखो ऑल द सेम टाइम मल्टीपल ऑनलाइन यूजर्स कैन यूटिलाइज द सेम कंप्यूटर। तो सारे के सारे क्या है, सेम कंप्यूटर को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, ये इसका एडवांटेज है। देखो जो एंड यूज़र है बिलीव क्या करते हैं कि दे हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द कंप्यूटर सिस्टम। तो एंड यूज़र को क्या लगता है कि ये सिर्फ मेरी बात सुन रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। सबके पास अपना अपना टाइम होता है, तो सभी की बात वो अच्छे से सुन रहा होता है। तो ये क्या होता है, सबको यूज़र को अपने आप में एक सेटिस्फिकेशन होती है, हाँ ये मेरा भी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंप्यूटर में कोई भी परफॉर्मेंस करेंगे, जैसे आप कोई फॉर्म भी भर रहे हैं, जैसे JEE नीट वट एवर यू आर फिलिंग, तो इसमें क्या होता है कि आप अच्छे से एक फॉर्म भर लोगे तो आपको क्या लगेगा कि ये वेबसाइट सिर्फ मेरी सुन रही है, बट नहीं, बैक ऑन द एंड क्या हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल यूज़र होता है तो जो एक टाइम पे फॉर्म भर रहे होते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि नहीं ये सिर्फ मेरी ही बात सुन रहे हैं, राइट। इंटरेक्शन अमंग यूजर्स एंड कंप्यूटर्स इज इम्प्रूव्ड। तो इंटरेक्शन किसके बीच में, यूज़र कंप्यूटर के बीच में इम्प्रूव हो जाती है। इंक्वायरीज क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स, मतलब कोई भी यूज़र की इंक्वायरीज जो होती है वो क्विक रिस्पॉन्स के उसमें बदल जाती हैं। इट इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी टू वेट, तो हमें वेट भी नहीं करना पड़ता। और जो प्रीवियस टास्क हैं कंप्लीट बिफोर यूजिंग द प्रोसेसर, तो हमें क्या करना पड़ता है इसमें कि वेट भी नहीं करना पड़ता। इट कैन डू अ लार्ज नंबर ऑफ टास्क क्विकली, है ना। तो इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ टास्क भी क्या होता है जल्दी से कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बेनिफिट्स एडवांटेजेस अलग से पढ़ लेंगे और इसके डिसएडवांटेजेस भी, और फिर ये लास्ट सेशन एंड होगा। तो देखो एडवांटेजेस ऑफ टाइम शेयरिंग क्या होता है। तो एडवांटेज है टाइम शेयरिंग का, देखो इट हैज़ क्विक रिस्पॉन्स टाइम, फिर CPU जो है आइडल टाइम इज रिड्यूस, देखो, और ईच टास्क इज असाइंड अ सर्टेन टाइम, है ना। तो हर एक टास्क के पास क्या होता है, सर्टेन टाइम लिमिट होती है, और रिड्यूस कर लेता है लाइक्लीहुड, मतलब किसी को भी ये क्या कहता है, भाव नहीं देता, ये सभी को एक साथ भाव देता है। तो है ना, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में क्या चलता है कि कोई भी किसी को ऐसे प्रेफरेंस नहीं देगा, है ना, सभी को इक्वली ट्रीट करेंगे। तो ये भी क्या करता है, सारी की सारी प्रोसेस को इक्वल ट्रीट करता है, यूज़र फ्रेंडली होते हैं और सिंपल टू यूज़ होता है।
तो ये रहा, हमने मतलब टाइम शेयरिंग का पूरा अच्छे से पढ़ लिया। अब बात करेंगे हम डिसएडवांटेजेस ऑफ टाइम शेयरिंग। देखो टाइम शेयरिंग में डिसएडवांटेज क्या होता है, तो देखो ये लॉट ऑफ रिसोर्सेज को यूज़ करता है। तो पहली बात क्या हो गई कि ये बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लेता है। हार्डवेयर विथ हाई क्वालिटी इज़ रिक्वायर्ड। तो इसमें क्या होता है, हार्डवेयर और वो भी किसका, हाई क्वालिटी का रिक्वायर होता है। फिर सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी प्रॉब्लम विथ यूज़र प्रोग्राम एंड डेटा। तो ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। फिर डेटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि डेटा कम्युनिकेशन हो भी रहा है या नहीं, ये भी प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। तो इस तरीके से क्या हमने पढ़ लिया, अभी टाइम शेयरिंग ओएस हमने कंप्लीट कर लिया, और हमने टाइप्स ऑफ ओएस एवोल्यूशन भी पढ़ लिया। तो और हमने एक अच्छे तरीके से नोट्स कवर अप किए हैं, इस तरीके से कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन आया या फिर ये मतलब एक कोप अप क्वेश्चन आया तो आप वो दोनों के दोनों कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, सो दैट वी हिट द 500 सब्सक्राइबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप लर्निंग। नेक्स्ट वीडियोस हमारी जल्दी ही आएंगी, वो भी यूनिट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के, और यूनिट 1 के अगर छूट गए हैं तो वो उनको देख के लेकर के। तो आप बने रहे हमारे साथ, हमने लास्ट में भी अपलोडिंग की थी COA की, इसी तरीके से हम भी आपके साथ बने रहेंगे। सो कीप लर्निंग, बाय बाय।